हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जैन। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ फिजिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला चैप्टर होता है वेक्टर्स, है ना। उसको हम फिजिक्स का कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। हम उसको फिजिक्स का कहना चाहें, मैथ्स का कहना चाहें। बाकी ये पक्का है कि इस वेक्टर वाले चैप्टर के बगैर फिजिक्स का कोई क्वेश्चन होता नहीं है, ठीक है ना। तो फिजिक्स के बहुत बहुत सारे चैप्टर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेक्टर्स पर डिपेंडेंट होते हैं, तो उनके लिए हमें वेक्टर समझने की बहुत बहुत जरूरत होती है। तो आज से हम यहाँ पर एक थ्योरी का जो है चैप्टर पूरा स्टार्ट कर रहे हैं, वेक्टर्स, ठीक है ना। तो अगले कुछ दिनों में आपको इस पूरे चैप्टर के वीडियोस मिलने वाले हैं। तो आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो आज का लेक्चर है उसको अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं वेक्टर होता क्या है। तो देखो, कई सारी क्वांटिटीज होती हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जो पूरी की पूरी डिस्क्राइब हो जाती हैं अगर उनकी वैल्यू बता दी जाए। जैसे मास, तो हमने कहा कि भाई किसी चीज का मास है 5 kg, तो वो पूरी तरह डिस्क्राइब हो गया। अब इसमें और कुछ कहने की हमको जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ क्वांटिटी जैसे इसी के जैसी और एक क्वांटिटी हो सकती है कि भाई वॉल्यूम है कि भाई हमने कह दिया कि किसी का वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर्स है, तो 10 लीटर्स है तो कितना हो गया, वो पूरी तरह डिस्क्राइब हो गया। लेकिन कुछ और क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू से डिस्क्राइब नहीं होती, उनके लिए हमें साथ में कुछ और भी बताना पड़ता है। जैसे फोर्स, तो फोर्स हमने कहा 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन फोर्स कहने से ये नहीं पता लगता कि फोर्स किस डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन होगा ना। फोर्स कभी ऐसा लग सकता है, कभी ऐसा लग सकता है, कभी ऐसा लग सकता है, तो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है। ऐसे ही मान लो किसी का एड्रेस बताना है, हमें बताना है कि भाई यहां से सपोज हम कहीं रहते हैं, घर पर, हमारे घर पर रहते हैं, या मान लो हम इंडिया में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, सपोज कोई दिल्ली में रहता है, और उससे पूछा जाए कि भाई चाइना कहां पर है, तो उसको सिर्फ वो ऐसे नहीं कह सकता कि सपोज 2000 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर, उसको ये बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर हम जब भी किसी का एड्रेस बताते हैं, जिसको हम फिजिक्स की भाषा में पोजीशन कहते हैं, तो वहां पर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। तो कई सारी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब नहीं होती, उनको साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ते हैं वेक्टर्स में। हालांकि वेक्टर क्वांटिटी के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से काम नहीं चलता, और एक चीज की जरूरत होती है कि वो वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करते हो। पर अभी मैं वेक्टर अलजेब्रा जैसा बड़ा सा नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि वो नाम ले दूंगा तो फिर अभी घबरा जाएंगे भाई वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है। तो वो वेक्टर अलजेब्रा ही इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, जितना हमारे सिलेबस में। तो हम यहाँ पर उन क्वांटिटीज की बात करेंगे इस चैप्टर में जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अब सबसे पहले मैं वेक्टर को यहाँ पर डिफाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा ही हमने एक फाउंडेशन बनाया कि भाई वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है, इसमें कौन सी क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहां पर हम बात करते हैं क्वांटिटी विच हैज वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड विच फॉलोज वेक्टर अलजेब्रा। तीन कंडीशन है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और विच फॉलोज वेक्टर अलजेब्रा। ये तीन कंडीशन जो क्वांटिटी सेटिस्फाई करेगी उसी को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाएगा। वेक्टर अलजेब्रा की चिंता ना करें, अभी इस चैप्टर में अगले कुछ लेक्चर्स में, इस लेक्चर में और अगले कुछ लेक्चर्स में आपको समझ आ जाएगा कि वेक्टर अलजेब्रा हम कह किसको रहे हैं, ठीक है ना। अभी के लिए सिर्फ दो चीजों पर फोकस करें, ठीक है ना। उसको जस्ट दिमाग में रखें कि भाई वेक्टर अलजेब्रा कुछ होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेक्टर अलजेब्रा खास चीज है, ठीक है ना। कुछ क्वांटिटी ऐसी जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते, तो वो वेक्टर में नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जब भी कोई क्वांटिटी जिसका कोई डायरेक्शन होगा तो उसको हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? एरो से। तो एरो से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो एरो से रिप्रेजेंट करने का एक बहुत खास कारण है, ठीक है ना। क्या कारण है? क्योंकि जब भी हम देखते हैं, देखो कहीं पर भी डायरेक्शन बताना होता है, हम सड़क पर चलते हुए भी देखते हैं, है ना। कई जगह बोर्ड लगे हुए आते हैं कि ये सिटी इस डायरेक्शन में, ये सिटी इस डायरेक्शन में, सीधे जाएंगे तो यहाँ इस शहर में पहुंच जाएंगे, ऐसे। तो जब भी किसी क्वांटिटी का डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन, क्वांटिटी का ही क्या, किसी का भी डायरेक्शन बताना है तो उसके लिए एरो ही रिप्रेजेंट किया। एरो में बता देता भाई ये डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो अब जब हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी वेक्टर क्वांटिटी को, किससे करेंगे? एरो से। जैसे ये यहां पर हमने किया हुआ है, तो ये एक, अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा? तो इसको पढ़ा जाएगा ए बी वेक्टर। अब सुनो जरा ध्यान से, ठीक है ना। तो ए बी वेक्टर, अब मैं कुछ चीजें यहां पर समझाना चाहता हूं, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैं इसको थोड़ा और बोल्ड कर देता हूं जिससे दिख जाएगा, ठीक है ना। ये ए और ये
बी। ये क्या है हमारा ए बी वेक्टर है। इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे पता लगेगा, तो मैग्नीट्यूड पता लगेगा हमको इससे, इसकी जो लेंथ है, जैसे आपने मैप देखा होगा तो मैप में साइड में एक स्केल बना रहता है, तो मैप में जो साइड में एक स्केल बना रहता है वो स्केल हमें क्या बताता है, वो स्केल हमें बताता है कि भाई जैसे उन्होंने लिख दिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। अब कोई दो सिटी के बीच की डिस्टेंस हमें देखनी है तो हम उसको मेजर कर लेंगे स्केल से, सपोज 5 सेंटीमीटर आया, 5 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर किसके बराबर माना था, 100 किलोमीटर के, तो 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 500 किलोमीटर। तो वैसे ही ये जो वेक्टर की जो लेंथ बनाते हैं हम, इस एरो की जितना बड़ा ये एरो बनाएंगे उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड उसका माना जाएगा। तो अब वैसे तो कायदे से देखा जाए तो हमें सारे जो वेक्टर हैं वो स्केल से नाप नाप करके बनाने चाहिए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता और ना ही हम इतना कुछ कर सकते हैं। तो बस हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो बड़ा है उसको बड़ा बनाए, जो छोटा है उसको छोटा बनाए। ऐसा ना हो कि 5 न्यूटन वाला हमने 10 न्यूटन से बड़ा बना दी, ये नहीं होना चाहिए। तो 5 न्यूटन और 10 न्यूटन दो वेक्टर अगर हमें बनाने हैं तो 10 न्यूटन वाला बड़ा होना चाहिए 5 न्यूटन से, और देखने में थोड़ा सा लगे अगर कि वो डबल साइज का है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये जो लेंथ है, लेंथ गिव्स द आइडिया ऑफ मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है अभी उस पे आएंगे अपन, मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली कहते किसको है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया, अब ये तो हुआ इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जब मैं किसी इक्वेशन में, कोई भी क्वांटिटी है तो फाइनली मुझे सॉल्व करनी होगी तो मुझे उसे इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, है ना। जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें कुछ गिवन इंफॉर्मेशन होती है और उसमें हमें कुछ सॉल्व करना होता है। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो भी कुछ क्वांटिटीज के बारे में है और जो पूछा गया है वो भी कोई ना कोई क्वांटिटी है, तो हमें उनको मिलाकर के एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब जब इक्वेशन बनानी पड़ेगी तो इक्वेशन में मैं किसी वेक्टर को रखूंगा कैसे, तो वहां पर मैं रखूंगा इस तरह से ए बी वेक्टर। ऐसा मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा, ए बी वेक्टर, ठीक है, इस तरह से ए बी वेक्टर। अब ये जो ए बी वेक्टर है इसमें ये जो ए है ये क्या है, ये है इसका टेल, और बी क्या है, इसका हेड, ठीक है ना। ये जो बी है ये क्या है, इसका हेड है ना, ऐसे कह सकते हैं सिर, और ये क्या है, टेल, पूंछ, ठीक है ना। तो हेड टेल इनके नाम रखे हुए, कई बार हमें जरूरत पड़ती है ना, हम पढ़ते वक्त बात करेंगे कि भाई ये हेड है ये टेल है, तो हमें पता होना चाहिए हेड किसको कहते हैं, टेल किसको कहते हैं। देखो मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं, ऐसा मानते हुए कि जो यहाँ पर मुझसे पढ़ रहे हैं, है ना, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको हो सकता है कि कुछ भी ना आता हो, और हो सकता है थोड़ा बहुत आता हो सकता है बहुत कुछ आता हो। जिसको बहुत कुछ आता होगा वो देखेगा क्यों, ठीक है ना। तो जिसको नहीं आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक एक चीज को बहुत डिटेल में और बहुत धीरे धीरे लेकर के चल रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पर तीन चीजें हो गई, लेंथ क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड, और ये एरो क्या बताएगा हमें, डायरेक्शन, उसमें ये टेल होगा ये हेड होगा। इक्वेशन में अगर हमें रखना है तो ऐसे रखेंगे। अब किसी को ये डाउट आ सकता है कि ऐसे रखेंगे, अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन का होगा तो क्या करेंगे, तब भी हम उसको, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो ऐसा कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये सी है और ये डी है, होने दो, तब भी इक्वेशन में इसको ऐसे सी डी ही लिखा जाएगा, इस तरह से ही लिखा जाएगा, है ना। ये हम उधर की तरफ ही बनाएंगे। ये सिंबल, ये जो सिंबल मैंने बनाया इसके ऊपर, ये सिंबल सिर्फ ये कह रहा है कि भाई ये जो क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये सिंबल बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा है कि इस क्वांटिटी का डायरेक्शन राइट साइड में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात समझ में आ रही मेरी, ठीक है ना। तो ये सिंबल सिर्फ ये कह रहा है कि ये जो क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि ये कह रहा है कि इसका डायरेक्शन ऐसा। डायरेक्शन तो उसका हमें अलग से लिखना पड़ता है, कैसे लिखते हैं अभी थोड़ी देर में आगे देखेंगे हम। अब इस तरह से तो जो भी वेक्टर रिप्रेजेंट होंगे वो सिर्फ इस प्लेन में ही रिप्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। ऐसे इस तरह से मैं इसी प्लेन में जो वेक्टर्स होंगे उन्हीं को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। बाकी जो वेक्टर्स हैं जो इस प्लेन में नहीं है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो। जैसे ये एरो है, ठीक है ना, ये एरो है इस तरह का, तो एरो कैसा होता है, आगे से तो कैसा होता है, बिल्कुल पॉइंटेड होता है, ठीक है, आगे से पॉइंटेड होता है। अब आगे से पॉइंटेड होता है, मैं इस एरो को इधर से देखूंगा तो मुझे कैसे दिखाई देगा, ऐसे पॉइंट दिखाई देगा। तो पॉइंट दिखाई देगा तो मतलब बाहर आने वाला
बाहर की तरफ आने वाला जो वेक्टर है उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, पॉइंट से रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसे पॉइंट से। अब जब मैं ऐसे पॉइंट से रिप्रेजेंट करूंगा तो कई बार होता है ना, लिखते लिखते गलती से पेन टच हो गया तो पॉइंट लग गया, डॉट लग गया। तो वो डॉट जब लग जाएगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये डॉट हमने इंटेंशनली लगाया कि अनइंटेंशनली गलती से लग गया। तो इसलिए जनरली क्या करते हैं, हम डॉट को एक सर्कल में एनक्लोज्ड कर देते हैं। तो जब भी हम ऐसा आउटवर्ड एरो रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको डॉट से और सर्कल करके रिप्रेजेंट करेंगे। सिर्फ डॉट से भी करते हैं बट वो डॉट में फिर कंफ्यूजन रहता है कि भाई ये गलती से तो नहीं लिख गया। और इसको क्या कहेंगे, अगर लैंग्वेज में लिखना है तो आउटवर्ड कहेंगे। तो आउटवर्ड हो गया। अब इधर से जब मैं देखूंगा तो देखो ऐसे पीछे ऐसा एरो दिखाई देगा हमको, ठीक है, ये देखे होंगे है ना, कई सारे जो मूवीज होती हैं या सीरियल्स होते हैं है ना, जो जिनमें धनुष बाण से लड़ते हुए दिखाते हैं, तो पीछे से एरो कैसे दिखाई देता है, पीछे से एरो ऐसा क्रॉस जैसा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो जब मैं इसको यहां से देखूंगा तो मुझे ऐसे क्रॉस दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। तो क्रॉस से क्या रिप्रेजेंट होगा, क्रॉस का मतलब है एरो अंदर की तरफ जा रहा है और डॉट का मतलब है एरो बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसको क्या कह दिया जाएगा, इनवर्ड। तो इनवर्ड और आउटवर्ड वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मेरी बात समझ में आ गई। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहें या सिर्फ मैग्नीट्यूड भी कहें अगर हम, तो मैग्नीट्यूड एक बहुत बड़ी चीज है। कई लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ नंबर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैग्नीट्यूड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है यूनिट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हैज टू पार्ट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। जैसे 5 न्यूटन को मैग्नीट्यूड कहा जाएगा, 5 को मैग्नीट्यूड नहीं कहा जाएगा। 10 मीटर पर सेकंड को मैग्नीट्यूड कहा जाएगा, 10 को नहीं कहा जाएगा, 10 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जैसे मान लो कि कोई वेक्टर था, ठीक है ना, सपोज ए वेक्टर। ये दो लाइन बनाई है, दिख रही होंगी, ये दो लाइन है, ठीक है ना, जिनको हम बचपन में एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस कहा करते थे। यहां पर भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस भी कह सकते हैं, है ना। जनरली हम मॉडुलस और मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो मॉडुलस कहें, मैग्नीट्यूड कहें, एक ही बात है, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, ठीक है ना। वेक्टर को तो कैसे रिप्रेजेंट किया हमने, ऐसे ए बी वेक्टर या आर वेक्टर, इस तरह से, है ना। कभी ऐसे दो सिंबल का नाम दे देते हैं, कभी सिंगल सिंबल का भी नाम दे देते हैं, दोनों सही है, दोनों तरह से दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ए वेक्टर था, ए उसके ऊपर वेक्टर, ऐसा ए वेक्टर, ठीक है ना। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट होगा, अगर मैं ये दो लाइन ना लगाऊं तो इसको पढ़ा जाएगा ए वेक्टर, अगर ये दो लाइन लगा दूं तो पढ़ा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो अब अगर ए वेक्टर है, ए वेक्टर कितना है, ये दो लाइन ना लगाएं तो ये ए वेक्टर रहेगा। तो ए वेक्टर है सपोज 5 मीटर ईस्ट, तो 5 मीटर ईस्ट में 5 मीटर तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ईस्ट हो जाएगा डायरेक्शन, 5 हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर हो जाएगा यूनिट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज कैसा होगा, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और यूनिट होगी, ठीक है ना। यूनिट कोई क्वांटिटी, बहुत रेयरली कोई क्वांटिटी ऐसी हो सकती है जिसमें यूनिट ना भी हो, ठीक है ना, बट जनरली रहेगी, ठीक है ना। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि भाई माइनस में आ जाएगा मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा। डायरेक्शन को हम जरूर कई बार नेगेटिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो अलग चीज है। तो मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर मुझे थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो अब यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और जो आगे के चैप्टर हैं उनमें जो क्वेश्चन आएंगे वहां पर भी हमें क्या जरूरत पड़ती है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर को समझने की जरूरत पड़ती है, इस चीज को समझें। तो पहली प्रॉपर्टी, अ वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई वेक्टर है, उसको मैं अगर उसके खुद के पैरेलल शिफ्ट कर दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या हुआ इसका,
ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका मतलब हुआ क्या। इसका मतलब हुआ कि ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है ना। तो ये जो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर हो सकता है फोर्स वेक्टर हो, वेलोसिटी वेक्टर हो, एक्सेलरेशन वेक्टर हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये जो वेक्टर है ये ऐसा है, इसके पास कुछ मैग्नीट्यूड है और कुछ डायरेक्शन है। दो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, एक दो इसके पास कुछ चीजें हैं, एक तो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मैं इसको ऐसे यहां से यहां शिफ्ट कर दूं, मान लो ऐसा है, इसको मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, क्या ऐसे शिफ्ट करने से मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन बदलेगा? नहीं बदलेगा। यहां 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 कहीं पर भी इधर ले आऊं, तो कहीं पर भी मैं इसको ले आऊं तो उससे इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलने वाला नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं जब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदला ही नहीं, तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदला तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं बदला तो ये खुद भी नहीं बदला। दोनों में से कोई एक चीज बदल जाए या दोनों बदल जाए तो ही वेक्टर को बदला हुआ माना जाएगा। तो वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। कैसा? अगर इसको शिफ्ट कर दिया जाए, तो हमने ऐसे शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करने के बाद भी ये कैसा रहेगा? ए वेक्टर ही कहलाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, तो ओरिएंटेशन चेंज कर दूं तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर हम इसको ए वेक्टर नहीं कह सकते। इसको छोटा बड़ा कर दूं तब भी फिर इसको ए वेक्टर नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। तो ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है, बहुत सारे क्वेश्चन में इसको हम अप्लाई भी करेंगे, ठीक है ना, कि हम वेक्टर को कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, उससे वो बदलेगा नहीं। वो खुद तो नहीं बदलेगा, दूसरी कोई क्वांटिटी बदल सकती है। बहुत बड़ी बात कही है मैंने। अगर मैं ए वेक्टर को शिफ्ट कर रहा हूं यहां से यहां पर, तो ए वेक्टर तो नहीं बदलेगा, लेकिन कोई दूसरी क्वांटिटी बदल सकती है, खुद नहीं बदलेगा। वो बदलेगी कि नहीं बदलेगी वो जब कोई आगे क्वांटिटीज आएंगी तभी हमें पता लगेगा। अब अ वेक्टर इज चेंज्ड इफ इट इज रोटेटेड बाय एन एंगल अदर देन मल्टीपल ऑफ 2 पाई। क्या कह रहे हैं? समझने वाली बात है। ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई वेक्टर है, मान लो सपोज दिस इज ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर को अगर मैं रोटेट करूं 2 पाई से, तब तो ये वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। अब वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगा तो कोई चेंज नहीं हुआ। फिर और 2 पाई से रोटेट कर दूं, टोटल 4 पाई रोटेशन हो गया, तब भी वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 2 पाई के अलावा किसी और एंगल से रोटेट करूं इसको, सपोज 30 डिग्री से, तो फिर ये क्या हो जाएगा? अब ये ए वेक्टर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन बदल चुका है। तो ये हो जाएगा सपोज बी वेक्टर, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड पहले जितना ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। लेकिन 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे 2 पाई के मल्टीपल पे अगर इसको रोटेट किया जाए, तो 2 पाई के मल्टीपल में रोटेट करने से इसका ना डायरेक्शन चेंज होगा ना मैग्नीट्यूड, तो ये अनचेंज रहेगा। तो वही हमने लिखा है, वेक्टर इज चेंज्ड इफ इट इज रोटेटेड बाय एन एंगल अदर देन मल्टीपल ऑफ 2 पाई। 2 पाई के मल्टीपल से रोटेट करेंगे तो चेंज नहीं होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी हमने देखी, आगे और प्रॉपर्टी देखते हैं। अब यहां पर पहले इनको इरेज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अ क्वांटिटी कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर। वेक्टर ऑलवेज कम्स इन न्यूमरेटर। वेक्टर से कभी किसी को डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब समझो, कोई क्वांटिटी है, जैसे सपोज 10 मीटर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर, ये मीनिंगलेस है, ठीक है ना। वेक्टर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? देखो, जब भी हम किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने का मतलब है हम उसके उतने टुकड़े कर रहे हैं। अब किसी को नॉर्थ से डिवाइड करने का क्या मतलब है, किसी को साउथ से डिवाइड करने का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो ये मीनिंगलेस है। तो कभी भी हम किसी क्वांटिटी को वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर डिवाइड करना ही पड़ेगा तो किससे डिवाइड किया जाएगा? उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाएगा। ये किया जा सकता है, ये मीनिंगफुल है, ठीक है ना। ये मीनिंगलेस है, वेक्टर से नहीं डिवाइड कर सकते, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। वेक्टर हमेशा कहां रहेगा? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में तो आ सकता है, डिनोमिनेटर में वेक्टर नहीं आ सकता। डिनोमिनेटर में आएगा तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये कुछ प्रॉपर्टी हुई। अब इसके बाद है एक
वेक्टर हम डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, ठीक है ना। अब ये काम क्या करता है? ये हमें डायरेक्शन बताने का काम करता है। देखो समझो, यूनिट वेक्टर क्या है? वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। 1 कह रहे हैं, 1 मीटर पर सेकेंड नहीं कह रहे हैं, 1 मीटर नहीं कह रहे हैं, 1 न्यूटन नहीं कह रहे हैं, 1 कह रहे हैं। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो, उसको कहा जाएगा यूनिट वेक्टर। आई बात समझ में? तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस। यूनिट वेक्टर कैसा होगा? यूनिटलेस। अभी मैंने कहा था 1 मीटर पर सेकेंड, 1 न्यूटन, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। 1 को ही यूनिट वेक्टर कहा जाएगा, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर कैसा होता है? यूनिटलेस। इट गिव्स द डायरेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, जब इसके पास कोई यूनिट नहीं है तो ये किसी क्वांटिटी को तो रिप्रेजेंट करेगा नहीं, ये क्या बताएगा? सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। और अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? डिनोट करते हैं इसको कैप से। ये जो सिंबल है ना, ये कैप, कैप ऐसे टोपी पहना देंगे, ठीक है ना, वेक्टर को। जैसे यहां पर लिख रहा है, मैं इसको दोबारा से और अच्छे से हाईलाइट कर देता हूं। तो ए वेक्टर, ठीक है ना, ए कैप, इसको क्या पढ़ा जाएगा? ए कैप, ए कैप, ए कैप पढ़ा जाएगा इसको, ठीक है ना। ऐसे ऊपर हेट, ए हेट भी बोलते हैं, ए कैप भी बोलते हैं, हेट भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर या यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका है, हम क्या चाहते हैं? मैग्नीट्यूड 1 चाहते हैं। तो ए वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड है, अगर मैं उसी से डिवाइड कर दूं तो 1 बन जाएगा। जैसे मान लो ए वेक्टर है, ए वेक्टर है 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, ठीक है ना। तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगा उसके मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड से। तो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 नॉर्थ, और ये हमें दे देगा डायरेक्शन। तो ए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। ये फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना है, याद रखना है अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा कई जगह पर, ठीक है ना। अब डायरेक्शन बताने के क्या क्या तरीके होते हैं, तो उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। डायरेक्शन बताने के मेनली हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन, ठीक है ना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के फॉर्म में भी हम डायरेक्शंस बताते हैं, पर जनरली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन से डायरेक्शंस बताते हैं? ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस, ठीक है ना, एक सिटी से दूसरे सिटी का। ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस के लिए जनरली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यूज किया जाता है। लेकिन एक और सिस्टम होता है एक्स वाई जेड। तो फिजिक्स में जनरली ज्यादा हम कौन सा यूज करते हैं? एक्स वाई जेड सिस्टम। यहाँ पे हम कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं बता रहे, हालांकि दोनों चीजों को दोनों जगह यूज किया जा सकता है और किया भी जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कंफर्ट की बात करें तो ज्योग्राफिकल के लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कंफर्टेबल होता है, और फिजिक्स में एक्स वाई जेड होता है, ठीक है। अब देखो, अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर से डिफाइन कर रहे हैं। तो आई कैप, ये आई कैप और एक्स कैप, आई कैप भी कह सकते हैं, एक्स कैप भी कह सकते हैं। तो आई कैप कहें या एक्स कैप कहें, उसको क्या कहा जाएगा? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और माइनस आई कैप कह दूं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। आई बात समझ में, ठीक है ना। इसी तरह से जे कैप और वाई कैप, जे कैप कहें या वाई कैप कहें, वो हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है ना। के कैप और जेड कैप, एक्स वाई जेड आई जे के, ठीक है ना। कुछ बुक्स एक्स वाई जेड लिखती हैं, कुछ बुक्स आई जे के लिखती हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। दोनों हमें देखने को मिलेंगे जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर। तो यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो 3 पॉजिटिव में हो जाएंगे, 3 नेगेटिव में हो जाएंगे, इन्हीं में माइनस लगा दो तो नेगेटिव में आ जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये हुआ हमारा यूनिट वेक्टर। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें क्या हमें देखने को मिलता है। अब है जीरो वेक्टर। ये जीरो वेक्टर क्या होता है भाई? जीरो वेक्टर कहें, नल वेक्टर कहें, ठीक है। तो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अब जीरो वेक्टर जो है
उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है। ठीक है ना। अब इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत है जैसे अगर मैं 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, क्या आंसर आएगा, 0। लेकिन अगर मैं 5 kg में से 5 kg सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आंसर 0 नहीं आएगा, 0 kg आएगा। बात समझ में आई। 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा, लेकिन 5 kg में से 5 kg सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 kg आएगा। 5 मीटर में से 5 मीटर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 मीटर आएगा। अब यही चीज है वेक्टर में, अगर मैं किसी वेक्टर में से उसको खुद को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 0 नहीं आएगा, 0 वेक्टर आएगा। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि किसी वेक्टर में से उसको खुद को सब्ट्रैक्ट कर दिया जा रहा है तो फिर क्या बचेगा, तो 0 नहीं बचेगा, 0 वेक्टर बचेगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए 0 वेक्टर डिफाइन किया गया है। तो अब 0 वेक्टर जो है, 0 वेक्टर और नल वेक्टर जिसको हम कहते हैं, तो 0 वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कैसा है, 0 है, उसको कहा जाएगा 0 वेक्टर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इट मे हैव यूनिट, ये ऐसा यहां पे स्पेशल क्यों लिखा मैंने, स्पेसिफिक क्यों किया है इट मे हैव यूनिट, तो ये मैंने इसलिए किया है कि भाई अभी हमने थोड़ी देर पहले यूनिट वेक्टर देखा था, तो यूनिट वेक्टर के लिए हमने कहा था कि यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है। तो कोई ऐसा समझ ले कि भाई 0 वेक्टर की भी नहीं होती होगी, तो ऐसा नहीं है, 0 वेक्टर की यूनिट होती है। तो इट मे हैव यूनिट। ठीक है भाई, इट मे हैव यूनिट। अब इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, है ना। अब देखो भाई, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ही 0 है, तो अब मैं ऐसा कहूँ 0 मीटर नॉर्थ में जाओ, 0 मीटर ईस्ट में जाओ, 0 मीटर साउथ में जाओ, उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है जब कहीं जाना ही नहीं है। तो ऐसे कह दो, है ना, तो इसका कोई डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता। हमारी मर्जी हो जो डायरेक्शन लगा दो, कोई डायरेक्शन मत लगाओ, इसका डायरेक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। कब आएगा 0 वेक्टर, अभी मैंने बताया था ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे तो 0 वेक्टर आ जाएगा। इज इट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड हमें बार 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 देखने को मिलेगा कई जगह पर कि भाई पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं। तो पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो। तो सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर्स हैं उनको कहा जाता है पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे ये हो गया हमारा एक ए वेक्टर, और इसी के डायरेक्शन में हमने एक बना दिया बी वेक्टर। ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए। ठीक है ना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। फिर ऐसा कोई वेक्टर है सी वेक्टर, और ऐसा कोई वेक्टर है डी वेक्टर, ये दोनों भी कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। ठीक है ना। फिर और भी हो सकता है, कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। पी वेक्टर और क्यू वेक्टर। ठीक है, ये जो एक छोटा सा एरो है ना, ये भी लगा दो तो अच्छा रहता है, नहीं भी लगाओ तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कुछ जगह लगाया है, कुछ जगह नहीं लगाया। अब ये एक लाइन पर भी हो सकते हैं, सेम डायरेक्शन है ना, एक लाइन पर भी हो सकते हैं, और अलग अलग पैरेलल लाइंस पर भी हो सकते हैं। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये हो गए पैरेलल वेक्टर। दे में रिप्रेजेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, बिल्कुल कर सकते हैं। हो सकता है एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, दूसरा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, कोई वेलोसिटी को, कोई एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। दोनों सेम क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो सकते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो सकते हैं। अब है एंटी पैरेलल वेक्टर। तो एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है ऐसे दो वेक्टर जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। एक नॉर्थ में है तो दूसरा साउथ में है, एक ईस्ट में है तो दूसरा वेस्ट में है, एक पॉजिटिव एक्स में है तो एक नेगेटिव एक्स में है, इस तरह से। ठीक है ना। तो वेक्टर्स हुज डायरेक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर, दे में रिप्रेजेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। कैसे कैसे हो सकते हैं, ऐसे ऐसे हो सकते हैं, इस तरह का,
ए वेक्टर, देन इस तरह का बी वेक्टर, ये कैसे हो गए, एंटी पैरेलल हो गए। फिर सी वेक्टर और डी वेक्टर, ये भी कैसे हो गए, एंटी पैरेलल हो गए, ठीक है ना। और कैसे हो सकते हैं, एक ही लाइन पर भी हो सकते हैं, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। ठीक है, बता सकते हैं समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है, मान लो एक बार में कोई चीज हमें नहीं समझ में आती है, हम दोबारा वीडियो देख सकते हैं रिवाइंड करके, है ना, या वापस से देख सकते हैं। अब कोलिनियर वेक्टर, इसके बाद है ना, ये देखो कई सारे नाम हैं। अब कई बार होता है कि जब हम बुक से पढ़ते हैं तो एक ही बुक में हमें सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं, ठीक है ना। कोई बुक में कुछ चीज दी हुई है, कोई बुक में कुछ चीजें दी हुई हैं, तो कई बार होता है कुछ में सब कुछ दिया होता है। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक छोटी से छोटी चीज जो भी हमें एग्जाम में देखने को मिल सकती है उसको हम कवर करते चलें, है ना, कोई चीज छूटे ना, ये कोशिश अपन कर रहे हैं। अब कोलिनियर वेक्टर, तो कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, यहाँ कोलिनियर में देखो, एक तो हमने मैथ्स में पढ़ा है कोलिनियर, ठीक है ना। तो कोलिनियर में क्या होता है, जैसे 3 पॉइंट कोलिनियर है तो वो उसका मतलब क्या है, जो 3 पॉइंट एक लाइन पर हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कोलिनियर का मतलब थोड़ा अलग है। हमने शुरू में एक बात पढ़ी है कि वेक्टर को शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं होता, तो हम वेक्टर को शिफ्ट तो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर कोलिनियर का मतलब होता है ऐसे दो वेक्टर जिनको एक लाइन पर अरेंज किया जा सकता हो बाय शिफ्टिंग, रोटेट नहीं करना है, शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब दो वेक्टर जिनको एक लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक लाइन पर अरेंज किया जा सकता है, उनको क्या कहेंगे, कोलिनियर। पहले से उनका एक लाइन पर होना जरूरी नहीं है ना, पहले से उनका एक लाइन पर होना जरूरी नहीं है, उनको अलग अलग लाइन पर हो सकते हैं, लेकिन अगर वो एक लाइन पर रखे जा सकते हैं तो फिर वो कोलिनियर हैं, ठीक है ना। तो अब कोलिनियर वेक्टर जो हैं वो कैसे होंगे, थोड़ा अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कोई वेक्टर है, ये दो वेक्टर हैं, इनको एक लाइन पर रखा जा सकता है, इसको उठा के मैं यहां रख सकता हूं, तो ये कैसे हो गए, ये कोलिनियर हो गए। इसी तरह से ऐसे दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये भी कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर हैं, इन दोनों को एक लाइन पर रखा जा सकता है। तो कोई से भी पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो हैं वो आपस में कोलिनियर होंगे ही होंगे, क्योंकि उनको शिफ्ट करके एक लाइन पर अरेंज किया जा सकता है। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर, एनी पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर ऑलवेज कोलिनियर। बात समझ में आ गई। तो इससे पूरे नोट्स भी बनाने हैं आपको, नोट्स बनते जाएंगे आपके यहाँ पर, ठीक है। चलो अब है परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल वेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री, उसी को ऑर्थोगोनल भी कहते हैं, है ना। ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर एक ही चीज के दो नाम हैं। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, तो फिर उनको क्या कहा जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर। जैसे एक वेक्टर है ये वेक्टर, मान लो कि ए, और दूसरा वेक्टर है ये वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो उनको क्या कहा जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ी चीज उसमें नहीं है। पर हमें जैसे कई जगह पर देखने को मिलेगा क्वेश्चन में कि वो टाइम बताओ जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो या ऑर्थोगोनल टू ईच अदर हो, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन, है ना। अभी तक मैं मेहनत कर रहा था, अब आप लोगों के मेहनत करने की बारी है। मैं बोल रहा था इतनी देर से, है ना, अब आप लोगों को बोलना है, ठीक है ना। बोलेंगे कैसे, कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि हमारा आंसर आया था कि नहीं आया था, सही आया था कि गलत आया था। तो यहां पर 3 क्वेश्चन मैंने एक साथ लिखे हुए, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन को हमें बताना है, आंसर बताना है। अपना अपना आंसर अपने कमेंट में लिख सकते हैं मेरे सॉल्व करने से पहले, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली पैरेलल वेक्टर्स इज। अब पहले मैं क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूं। म्यूचुअली पैरेलल का मतलब क्या है, मान लो सपोज इसका आंसर कोई देता है 6, ठीक है ना। तो 6 वेक्टर,
तो 6 वेक्टर में से कोई से भी 2 सेलेक्ट करूं मैं, 2 2 के पेयर बनाऊं बहुत सारे, ठीक है ना। तो 2 2 के पेयर बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, मैथ्स के अकॉर्डिंग देखें तो 6 से C2 बनेंगे, ठीक है ना, जिन्होंने अगर PNC थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो जितने भी 2 2 के पेयर बनेंगे वो सब आपस में म्यूचुअली कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। अच्छा, यहां पर है मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो जितने भी वेक्टर हैं, मान लो यहां पर जो भी आंसर हम लिख रहे हैं, तो उतने आंसर जो भी लिखा हमने उसमें से 2 2 के पेयर बनाऊं मैं, तो हर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि वो एंटी पैरेलल हो। अच्छा, फिर है मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो जितना आंसर आएगा 2 2 के पेयर बनाऊंगा मैं, हर पेयर उस चीज को सेटिस्फाई करे कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो। तो इन तीनों का आंसर हमको लिखना है और मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां पर। तो मेरे सॉल्व करे बगैर जिसने सही आंसर दे दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैच करो, है ना। तो पहले आंसर लिख दें, फिर ये भी देखें कि सही है कि नहीं है। तो अब सबसे पहले इसका आंसर, तो इसका आंसर देखो, एक वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब अभी तो म्यूचुअल का कोई काम ही नहीं, अभी तो अकेला ही है ना। अब दूसरा वेक्टर मैं ड्रॉ करना चाहता हूं जो इसी के पैरेलल हो, तो ऐसे दूसरा वेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अब जब मैं तीसरा वेक्टर ड्रॉ करने जाऊंगा तो तीसरा वेक्टर इसके भी पैरेलल होना चाहिए और इसके भी पैरेलल होना चाहिए, तो ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब मैं फोर्थ वेक्टर ड्रॉ करना चाहता हूं तो वो इसके 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 तीनों के पैरेलल होना चाहिए, तो ऐसा होगा। तो कितने ड्रॉ कर सकता हूं, करते ही जाऊंगा, कभी खत्म नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, इनफाइनाइट है। आई बात समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा समझते हैं। तो पहला वेक्टर हमने ड्रॉ किया ऐसा, पहले में तो कोई दिक्कत नहीं, किधर भी ड्रॉ कर दो। अब मैं जब दूसरा वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो इसके कैसा करना है, मुझे इससे एंटी पैरेलल करना है। तो ये एंटी पैरेलल हो गया, ठीक है ना, 2 तो हो गए। अब जब मैं तीसरा ड्रॉ करूंगा तो तीसरा ड्रॉ करूंगा, अगर मैं इसके एंटी पैरेलल ड्रॉ करूं, वॉयलेट वाले के एंटी पैरेलल ड्रॉ किया मैंने, इसके एंटी पैरेलल ड्रॉ किया, तो इसके पैरेलल हो गया, तो ये तो किसी काम का नहीं रहा। सपोज मैं इसके एंटी पैरेलल ड्रॉ करूं, येलो के एंटी पैरेलल ड्रॉ करूं, तो येलो के एंटी पैरेलल ड्रॉ करूंगा तो येलो के तो एंटी पैरेलल हो जाएगा, लेकिन वॉयलेट के पैरेलल हो जाएगा, तो ये भी किसी काम का नहीं है। तो 2 से आगे हम नहीं जा पाएंगे इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। तो इसका आंसर है 2। सिर्फ 2 ही वेक्टर हो सकते हैं, तीसरा जो भी बनाएंगे वो किसी न किसी के पैरेलल हो जाएगा। 3 म्यूचुअली एंटी पैरेलल वेक्टर्स नहीं हो सकते। अगर कोई 3 म्यूचुअली एंटी पैरेलल वेक्टर्स बना दे तो ये ज्योमेट्रिकल क्रांति हो जाएगी, मतलब, ठीक है ना, पूरी ज्योमेट्री बदल जाएगी, फिर बहुत ही क्रांतिकारी कदम हो जाएगा ये, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है तीनों में ये वाला, और ये हमारे बहुत जगह काम आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, वो हमारी मर्जी हो जिधर कर सकते हैं। ये एक वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया, नाम भी रख देते हैं इसका ए, ठीक है ना। अब दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं इसके परपेंडिकुलर, किधर भी कर सकते हैं, किधर भी मतलब इधर कर सकते हैं और इधर कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर। अब तीसरा वेक्टर मैं ड्रॉ करना चाहता हूं जो इसके इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, थोड़ा मैं इसके लिए कुछ रॉड वगैरह या पेन वगैरह यूज़ करूँगा। तो अपन ये यूज़ कर लेते हैं कि भाई ये देखो, ये है ना, ये एक रॉड है मेरे पास, ठीक है। तो इस रॉड को हम कैसा रखना चाहते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना चाहते हैं इन दोनों के। तो इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है तो ऐसे बाहर की तरफ मुझे रखना पड़ेगा या अंदर की तरफ रखना पड़ेगा, है ना, बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो अब ए और बी में 90 डिग्री है, बी और इस रॉड में 90 डिग्री है, ए और रॉड में 90 डिग्री है। तो तीसरा वेक्टर यहाँ पर बनाया जा सकता है, और वो जो तीसरा वेक्टर है वो कैसा हो जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ हो जाएगा। बाहर की तरफ वाले को कैसे बनाया जाएगा, ऐसे बनाया जाएगा, ठीक है ना, ये सी वेक्टर, ठीक है। अब ये बन गया अभी,
है ना, ये सी वेक्टर बन गया, तो ये सी वेक्टर ऐसा हो गया। अब अगर मैं फोर्थ ड्रॉ करने जाऊं, तो फोर्थ ड्रॉ करने जाऊं, मान लो मैं नीचे ड्रॉ करता हूं, तो नीचे ड्रॉ करूंगा तो वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस चौक के वॉयलेट के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन ए के एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो ये फोर्थ, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इधर ड्रॉ करता हूं, तो इधर ड्रॉ करता हूं तो बी के एंटी पैरेलल हो जाएगा, ए और वॉयलेट चौक के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो गई, बी के एंटी पैरेलल हो गया। पीछे बोर्ड के अंदर की तरफ ड्रॉ करें तो इसके एंटी पैरेलल हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। तो मैक्सिमम म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो वेक्टर्स हो सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। 3 है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। कोई 3 से ज्यादा म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स बना देगा ना, तो फिर से बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी, फिजिक्स भी बदल जाएगी, मैथ्स भी बदल जाएगा और केमिस्ट्री भी बदल जाएगी, तीनों सब्जेक्ट बदल जाएंगे, बहुत कुछ बदल जाएगा तीनों सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इसके जो रॉन्ग आंसर हैं, हो सकता है किसी ने 4 लिखा हो सकता है किसी ने 6 लिखा हो सकता है किसी ने इनफाइनाइट लिखा हो, तो सब बता सकते हैं उन्होंने क्या क्या आंसर सोचे थे, ठीक है ना। और कौन ऐसा था जिसके तीनों आंसर सही आ गए थे पहली बार में, जिसने ऑलरेडी ये क्वेश्चन पहले से नहीं सॉल्व किए, पहले तो हमने सॉल्व किया हुआ है, तो फिर कितना भी मुश्किल क्वेश्चन हमारे लिए आसान ही है। जिसने पहली बार तीनों क्वेश्चन देखे और तीनों के आंसर सही कर दिए, तो वो बता सकते हैं कि उसने तीनों सही किए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भूपन। अब यहां पर फिर से 3 क्वेश्चन हमारे सामने हैं, ठीक है। तो इन 3 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये 3 क्वेश्चन जरा अपन देखते हैं। इन 3 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो इन 3 क्वेश्चन में हमारे सामने बहुत सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन में इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, बी वेक्टर पैरेलल टू सी वेक्टर, देन ए मस्ट बी पैरेलल टू सी, ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है ना। फिर दूसरे में ए और बी एंटी पैरेलल, बी और सी एंटी पैरेलल, तो ए और सी भी एंटी पैरेलल होंगे, ट्रू फॉल्स बताना है। ए परपेंडिकुलर टू बी, बी परपेंडिकुलर टू सी, देन ए मस्ट बी परपेंडिकुलर टू सी, ट्रू फॉल्स बताना है। देखते हैं, तो फिर से है ना, मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं, लेकिन मेरे सॉल्व करने से पहले खुद से किसने ये सॉल्व कर दिया और फिर आंसर भी मैच करें, सही आंसर आया कि नहीं आया, है ना। तो बता सकते हैं कि भाई किस किस का सही आया, किससे खुद से सॉल्व हो गए। तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहां देखें, ठीक है। तो ए और बी, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया भाई, पैरेलल टू बी वेक्टर, ये बी वेक्टर हो गया। ये कंडीशन हमने ड्रॉ कर दी। अब बी के पैरेलल कौन है? सी वेक्टर है, तो बी के पैरेलल मैंने ड्रॉ किया सी वेक्टर। ऐसे ही ड्रॉ हो सकता है, और तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, ठीक है ना। तो ए पैरेलल टू बी, बी पैरेलल टू सी, ये ड्रॉ कर दिया। और ये क्या कह रहे हैं, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ए और सी पैरेलल होंगे। तो ए और सी कैसे आ गए? पैरेलल आ गए, मतलब ये कैसा हो गया? ट्रू हो गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? ट्रू। ये सही है, सही कह रहे हैं ये, ठीक है। अब ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, चलो ए और बी को एंटी पैरेलल बना देते हैं। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है ना। तो ए और बी, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हमने। बी और सी कैसे हैं? वो भी एंटी पैरेलल, तो बी के एंटी पैरेलल बनाना है सी, बी और सी एंटी पैरेलल, तो ए और सी मस्ट बी एंटी पैरेलल। क्या ए और सी एंटी पैरेलल आए? नहीं आए, तो ये कैसा हो गया? ये फॉल्स हो गया। ए और सी तो पैरेलल आ गए, ठीक है ना। तो बी का आंसर क्या हो गया? फॉल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो खैर बेहतरीन है इसी, ठीक है ना। तो इसमें कह रहे हैं हमको ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर, अब ए वेक्टर के परपेंडिकुलर बी वेक्टर, ठीक है। ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई करा दी। अब बी वेक्टर के परपेंडिकुलर सी वेक्टर, तो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर सी वेक्टर कई तरह से बनाया जा सकता है, नीचे भी बन सकता है। ये वेक्टर भी बी के परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर, ठीक है ना।
और ऐसे बाहर की तरफ भी बनाया जा सकता था, ऐसे भी बनाया जा सकता, बहुत तरह से बन सकता है। बी के ऐसे 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 कई तरह से इधर भी बन सकता है। अगर मैं इधर भी बना देता तो ऊपर बना देता, वो भी बी के परपेंडिकुलर होता। तो उन्होंने ऐसा तो कहा नहीं कैसा बनाओ, बस बी के परपेंडिकुलर बनाओ। तो बी के परपेंडिकुलर हमने बना दिया, बी परपेंडिकुलर टू सी, ए परपेंडिकुलर टू बी और बी परपेंडिकुलर टू सी। तो ए मस्ट बी परपेंडिकुलर टू सी, ए और सी परपेंडिकुलर आएंगे ही आएंगे, नहीं आए ये फॉल्स हो गया। अगर ये मस्ट की जगह में लिख देते, मस्ट की जगह में लिख देते तो फिर ये ट्रू हो जाता। क्यों? क्योंकि सी कभी ऐसा भी हो सकता है बाहर की तरफ, तो उस केस में ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन हर केस में ट्रू होगा ऐसा नहीं है। तो में लिखते तो ट्रू हो जाता थर्ड वाला, लेकिन मस्ट लिखा है, मस्ट लिखा है ना, मस्ट लिखा है तो ऐसा ही होगा कह रहे हैं, तो ये फॉल्स होगा। बात समझ में आई? अब सेकंड वाले में तो में लिखते तो भी गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ये तो कभी भी नहीं आ सकते, ये तो हमेशा पैरेलली आएंगे ए और सी। तो अब हमको बताना है कि भाई हमारे तीनों में से कितने सही हुए, है ना? सब बता सकते हैं अपना अपना कितने तीनों में से सही हुए। चलो ठीक है ना? तो सब बताएं कितना कितना उनका सही हुआ है। तो इस लेक्चर को मैं अब यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। इससे आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वेक्टर्स के वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है ना? तब तक क्या करें, इसको रिवाइज करें। अगर वाकई हम पढ़ना चाहते हैं तो इनको रिवाइज करें, जो कुछ भी पढ़ा है उसको याद करके फिर दूसरा लेक्चर देखें। चलो ठीक है भाई।